हर महादेव दोस्तों। मेरा नाम रजत शर्मा है और मुझे घूमने का बहुत शौक। इस दौरान मेरे बहुत से दोस्त बने और उनसे बहुत सी बातें हुई और बहुत सारी ऐसी घटनाओं की जानकारी मुझे मिली जो उन लोगों के साथ या उन जगहों पर घटित हुई। दोस्तों, आपने नाग नागिन के किस्से तो सुने ही होंगे और आपने इच्छाधारी नाग नागिन और नागमणि के बारे में भी सुना होगा। आज जो घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, नागमणि की एक सच्ची घटना है। और इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आप खुद ये तय करना कि नागमणि होती है या नहीं। दोस्तों, बहुत से लोग नागमणि को एक काल्पनिक और मनगढ़ंत चीज मानते हैं। ये जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो नागमणि की एक सच्ची घटना है। और इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आप खुद ये तय करना कि नागमणि होती है या नहीं। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया कि मुझे घूमने का बहुत शौक है। आज से लगभग 2 साल पहले मैं कैंपिंग करने अपने दोस्तों के साथ शिमला गया हुआ था। मैं अपने घर से रात में एक मिनी टूरिस्ट बस से निकला था, क्योंकि हम लोगों ने बुक कर रखी थी। बस में लगभग सभी लोग हमारी जान पहचान के थे। इन्हीं लोगों में एक फौजी भाई भी थे, उनकी उम्र लगभग 40 बरस थी। बातों ही बातों में वो हम लोगों से काफ़ी घुल मिल गए। रात भर सफ़र करने के बाद सुबह हम लोग शिमला में अपने बेस कैंप पहुँचे, जहाँ फ्रेश होने के बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट के समय भी वो फौजी भाई हम लोगों के साथ ही थे और हमारे ही कैंप में रुके थे। हम सब लोग रात भर के थके हुए थे, इसलिए ब्रेकफास्ट के बाद हम सब लोग अपने अपने कैंप में जाकर आराम करने लगे। मुझे तो कैंप में लेटते ही नींद आ गई। उसके बाद दोपहर 12 बजे मेरी नींद खुल गई और मैंने अपने दोस्तों को उठाया कि चलो तैयार होकर बाहर घूमने चलते हैं। हमारे कैंप के पास में ही नहाने के लिए एक पूल बना था और हम सब ने वहीं नहाने का फैसला किया। वो फौजी भाई भी हमारे कैंप में ही थे, तो मैंने उनसे भी बोला कि आप भी तैयार हो जाओ, फिर घूमने के लिए हमारे साथ ही चलना। उन्हें मिलाकर मेरे कैंप में कुल 4 लोग थे, बाकी सभी लोग दूसरे कैंप्स में थे। जब नहाने के लिए हम सब लोग बाहर जा रहे थे तो उन फौजी भाई ने भी अपने कपड़े उतारे और टॉवल लेकर हमारे साथ चलने लगे। तो मैंने उनके पैरों पर गौर किया। उनके पैर बिल्कुल काले थे, जबकि उनका बाकी शरीर का रंग बिल्कुल साफ था और वो गोरे रंग के हट्टे कट्टे जवान आदमी थे। पर उनके पैरों का रंग देखकर मुझे काफ़ी अजीब लगा। हम सब लोग पूल पर पहुँचे और पूल का पानी बिल्कुल साफ था। हम सब लोग अपने कैंप को देखकर और उस पूल को देखकर काफ़ी खुश थे और हम सब ने पूल में काफ़ी एंजॉय किया। पर हम लोगों को एक बात काफ़ी अजीब लगी। जब फौजी भाई नहाने के लिए पूल में हमारे साथ आए तो हम सब ने देखा कि उनका रंग तो गोरा था, पर उनकी कमर से नीचे का हिस्सा एकदम काला था और वो पूल में नहाते हुए थोड़ा हिचकिचा भी रहे थे। उस वक्त तो हम में से किसी ने उनसे कुछ नहीं पूछा, पर उनके इस काले रंग के पीछे एक कहानी छिपी थी, नागमणि की कहानी। और ये अनोखी कहानी हमें आज शाम को पता चलने वाली थी। हम लगभग 1 बजे अपने रूम से घूमने निकले और शिमला की हसीन वादियों में घूमते हुए हमने काफ़ी एंजॉय किया और घूमते घूमते कब शाम हो गई हमें पता ही नहीं चला। शाम को हम सब वापस अपने रूम पे लौट आए, जहाँ पर सब लोगों ने कैंप फायर का अरेंजमेंट किया हुआ था और लोग पार्टी के मज़े ले रहे थे। हम लोगों ने भी कैंप फायर का इंतज़ाम किया, पर हम लोगों ने शोरगुल से थोड़ा दूर एकांत में अपना कैंप फायर लगाया और वहीं पे सब लोगों ने खाने का भी अरेंजमेंट किया हुआ था, तो हम सब लोगों ने वहीं बैठकर खाना भी खाया। खाने के बाद बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और हम लोगों ने इधर उधर की बातें छानना शुरू किया। थोड़ी देर तक इधर उधर की हाँकने के बाद आखिर सुनील ने उन फौजी भाई से पूछ ही लिया, भैया आपके पैर काफ़ी डिफरेंट हैं, मेरा मतलब है उनका कलर। और फौजी भाई ये बात सुनकर हंस दिए। फिर मैंने पूछा, आपके पैर बचपन से ही ऐसे हैं या फिर बाद में किसी वजह से ऐसे हो गए? नहीं, बचपन से तो नहीं हैं, दरअसल इसके पीछे एक कहानी है। पर छोड़ो, मैं ये किसी से बताता नहीं हूँ, क्योंकि जल्दी कोई उसका भरोसा भी नहीं करता है और मुझे ज़्यादा बताते हुए अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ। अरे बताओ तो सही, मैंने कहा। अच्छा थोड़ा बताओ, आखिर मामला क्या है? आप तो वैसे भी आर्मी से हो, कहीं किसी जंग पर तो नहीं गए थे?
नहीं, ये मैं जंग पर नहीं गया था, पर मेरे साथ एक हादसा या फिर एक घटना कह लो जो मेरे साथ घटित हुई थी, और ये बस उसी का निशान है। मतलब उस घटना में मैं लगभग मरते मरते बच गया था, पर मेरे शरीर का आधा हिस्सा यानी कमर के नीचे का सारा हिस्सा पूरी तरह काला है। अब हम लोगों की अंदर से काफ़ी इच्छा हो रही थी जानने की कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ था, पर वो बात को टाले जा रहे थे। मतलब वो घटना बताना नहीं चाह रहे थे, वो उस घटना को बताना नहीं चाह रहे थे। आखिर काफ़ी रिक्वेस्ट करने पर वो उस घटना को बताने के लिए तैयार हुए, और फिर उन्होंने वो पूरी हैरत अंगेज घटना सुनाई जो कि नागमणि से जुड़ी हुई थी। और हम अपने जीवन में पहली बार किसी ऐसे शख्स से मिल रहे थे जिसने नागमणि को सच में देखा था और उसे छुआ भी था। और ये घटना उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत से बताई थी। मतलब उन्होंने डिटेल में अपने बारे में पहले बताया, फिर इस घटना के बारे में बताया। अब मैं आपको पूरी घटना सुनाने जा रहा हूँ। उन्होंने बोलना शुरू किया, मैं लखीमपुर का रहने वाला हूँ और हमारा गांव जंगल के बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है। इसी गांव में मेरा जन्म हुआ था और मैं यहीं पल वल कर बड़ा हुआ। हमारे गांव को सपेरों का गांव कहा जाता था, क्योंकि हमारे गांव में काफ़ी सारे सपेरों के परिवार रहा करते थे, और इन सपेरों के बच्चों के बीच में ही खेल कूद कर मैं बड़ा हुआ था। इस वजह से मैंने अपने बचपन में नाग नागिन की काफ़ी सारी कहानियाँ, किस्से, इच्छाधारी नाग नागिन और नागमणि के बारे में भी काफ़ी सुन रखा था। और ये जो इच्छाधारी नाग नागिन और नागमणि की जो कहानी किस्से हुआ करते थे, मुझे बचपन से काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते थे और मैं इनमें काफ़ी इंटरेस्ट लेता था। वैसे तो मैं स्कूल पढ़ने जाता था और मैं पढ़ाई में भी ठीक ठाक था, पर सपेरों के बच्चों के साथ खेलते कूदते हुए मैं भी उनकी तरह सांपों को पकड़ना, नागों को पकड़ना और उनका जहर उतारना तक सीख गया था। और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मैं लगभग हर वो पैतरा सीख गया था जो एक सपेरे को आता था। मतलब सांपों को बिल से बाहर निकाल लेना, सांपों को घर से बाहर निकाल लेना, उनका जहर उतारना, यहाँ भी थोड़ा बहुत तंत्र मंत्र भी सीख गया था। और जब तक मैं 16-17 साल का हुआ, तब तक मैं एक पूरा सपेरा बन चुका था। हमारे गांव में एक सिद्ध तांत्रिक बाबा भी रहते थे, जो सभी सपेरों के गुरु हुआ करते थे, और सारे सपेरे उनसे शिक्षा लेते थे और उनसे मतलब तंत्र मंत्र भी सीखते थे। यहाँ तक कि वो ऐसे मंत्र भी जानते थे जिन्हें पढ़ने के बाद कोई सांप आपको काटेगा ही नहीं, और जहरीले से जहरीला सांप भी आपसे दूर रहेगा। और मुझे याद है जब मैंने इंटर की परीक्षा पास की थी, उसके बाद पहली बार ढंग से मुझे इनसे मिलने का मौका मिला था। मतलब इन तांत्रिक बाबा से मैं पहली बार ढंग से मिल पाया था। और तब इन तांत्रिक बाबा से मैंने नागमणि के बारे में विस्तार से सुना। उन्होंने बताया नागमणि सच में होती है और उनके पुरखों के पास नागमणि हुआ करती थी, पर जब वो काफ़ी छोटे थे तब किसी ने नागमणि उनके परिवार से चुरा ली थी। पर नागमणि को हासिल करना उनके जीवन का एक बड़ा मकसद है, जिसे उन्हें हर कीमत पर पूरा करना है। वो तांत्रिक बाबा हर साल नागमणि की तलाश में इधर उधर घूमा करते थे, और फिर आखिर मुझ पर भी नागमणि का भूत सवार हो गया। और इन तांत्रिक बाबा से शिक्षा दीक्षा लेकर, तंत्र मंत्र सीख कर, मैंने भी उनके साथ नागमणि को ढूंढने का फैसला किया। पहले तो मुझे मेरे घर वालों ने काफ़ी मना किया, पर मैंने किसी की एक ना सुनी, और मैं भी उनके साथ नागमणि की तलाश में निकला। और हम लोगों ने बहुत सारा एरिया छान मारा। हम लोग उत्तराखंड भी घूमने गए, राजस्थान भी घूमने गए, और इधर उधर कई जगह की खाक छानी। उनके साथ मैंने बहुत से पहाड़ों और जंगलों की खाक छानी और एक से एक जहरीले सांपों को पकड़ा। उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल कई जगह गया, बहुत घूमा, बहुत तलाश किया, और लगभग 3 साल तक अपनी खोज जारी रखी। पर हम दोनों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और इतनी खोजबीन करने के बाद आखिर एक दिन नागमणि का भूत मेरे सिर से उतर गया, क्योंकि मुझे अभी तक नागमणि के बारे में कुछ भी ना पता चला था, ना ही वो मुझे हासिल हुई थी। और मैं थक हार कर अपने गांव वापस लौट गया और अपने घर पे ही रुक गया। ये जो टाइम था मेरे जीवन का, वो लगभग सन 2000 से पहले का है। और उस वक्त जब नागमणि का भूत मेरे सिर से उतर गया, फिर मुझे घर वालों ने काफ़ी समझाया, और उनके समझाने पर
मैंने आर्मी का फॉर्म भर दिया था। उस वक्त आर्मी में रिक्रूटमेंट हो रहा था, जगह आई हुई थी और लोगों की भर्ती हो रही थी, और किस्मत से मेरा सिलेक्शन भी आर्मी में हो गया था। और उत्तराखंड से मेरी नौकरी की शुरुआत हुई, यानी मेरी वहाँ पर पोस्टिंग हुई। फिर मुझे आर्मी में कई साल गुजर गए और मेरी पोस्टिंग देश के अलग अलग राज्यों में हुई। और फिर आखिर वो समय आया जो जब ये घटना मेरे साथ घटित हुई थी। उस वक्त मेरी पोस्टिंग राजस्थान में थी और मेरी उम्र लगभग 25 साल की रही होगी। और ये जो घटना है वो सन 2000 के आसपास रही होगी। वहाँ मेरी तैनाती बॉर्डर पर थी और मेरी पोस्टिंग बदलती रहती थी, कभी रेगिस्तान में, कभी जंगली इलाके में। ऐसे ही लगभग मुझे वहाँ 2 साल हो गए थे। और इस साल मेरी पोस्टिंग पहाड़ी इलाके में थी। हमारा मिलिट्री कैंप पहाड़ी के निचले इलाके में था। यहाँ पर मैं डेली शाम को कैंप से बाहर घूमने जाता था। ऐसे ही एक शाम को मैं कैंप से बाहर घूम रहा था। ये एरिया बस्ती से थोड़ा दूर था और सामने खाली पड़े मैदान थे और रोड के किनारे कुछ दुकानें थीं। ऐसे ही एक दुकान से सिगरेट लेकर मैं सिगरेट पी रहा था और पैदल चलते चलते मैं थोड़ा दूर निकल गया था। शाम हो चली थी और अब चारों तरफ अंधेरा बढ़ रहा था। आगे जाकर एक पुलिया थी जिससे एक छोटी सी नहर बहकर जाती थी, जिसमें इस वक्त पानी बहुत कम था। मैं उस पुलिया पर बैठा सिगरेट फूंक रहा था कि तभी मेरी नज़र पुलिया के दूसरी तरफ पड़ी। मैंने देखा पुलिया से कुछ दूर पथरीली जमीन पर कुछ रोशनी सी नजर आ रही है। ये रोशनी जमीन के किनारे झाड़ियों में से आ रही थी। फिर धीरे धीरे वो रोशनी तेज हो गई और उस जगह एक सतरंगी छटा बिखर गई। अभी मैं उसे देख ही रहा था कि रास्ते से गुजर रहा एक आदमी भी वो रोशनी देखकर रुक गया। वो रोशनी बीच बीच में गायब हो रही थी और फिर चमकने लगती थी। पता नहीं क्यों, पर उसे देखकर हम दोनों को ही काफ़ी अजीब लगा और हम दोनों ने देखने का फैसला किया कि आखिर ये क्या चीज़ है। हम दोनों ने पुलिया के ऊपर से उस तरफ गए जहाँ से रोशनी आ रही थी, पर जैसे ही हम लोग थोड़ा नज़दीक पहुँचे वो रोशनी बंद हो गई। मैंने पुलिया के ऊपर से अपनी टॉर्च से उस तरफ देखा, पर हमें वहाँ सिर्फ पत्थर नज़र आ रहे थे। हम दोनों ने इधर उधर काफ़ी देखा पर कुछ नज़र नहीं आया। जब हमें वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दिया तो हम वहाँ से जाने लगे। पर जाते जाते उस आदमी ने एक बार फिर पुलिया के नीचे झांक कर देखा और मेरे हाथ से टॉर्च लेकर उस तरफ घुमाई तो वहाँ पर एक सांप दिखाई दिया, जिसे देखकर मैं चौंक गया। मुझे हैरान देखकर वो आदमी बोला, क्या साहब, सांप को देखकर इतना मत चौंको। पर वो रोशनी, मैंने कहा, अरे साहब, होगा कोई हमारी तरह टॉर्च लेकर बैठा होगा, हमें आता देखकर भाग गया होगा। अब ये सांप तो टॉर्च लेकर नहीं बैठा होगा ना। वो आदमी हंसा और मुझे मेरी टॉर्च देकर वहां से चला गया। पर मेरे दिमाग में एक भूचाल मच गया। उस रोशनी का अचानक गायब हो जाना और उस जगह सांप का दिखना। तो क्या चमकने वाली चीज नागमणि है और वो सांप मणिधारी नाग था? मेरी सांसें तेज हो गईं और मैंने बेचैनी से वहां आसपास हर जगह टॉर्च जलाकर देखा, पर वो सांप मुझे कहीं नजर नहीं आया। आखिर मैंने टॉर्च बंद कर दी और चुपचाप उस जगह खड़ा हो गया, इस उम्मीद में कि अंधेरे में हो सकता है वो रोशनी मुझे फिर से दिखे। हो ना हो वो चीज़ नागमणि ही थी। मुझे खड़े हुए वहां काफ़ी देर हो गई और अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे कैंप वापस जाना था, पर फिर मुझे नागमणि कैसे मिलेगी? तभी अचानक उस जगह से लगभग 300-400 मीटर दूर अंधेरे में मुझे वो रोशनी फिर से दिखाई दी। वो रोशनी बीच बीच में बंद हो रही थी और फिर से चमक रही थी। मेरी धड़कनें तेज हो गईं और मैंने उस तरफ जाने का फैसला किया कि तभी मेरा वॉकी टॉकी बज उठा। कप्तान साहब लाइन पर थे और अब तक मैं कैंप क्यों नहीं लौटा पूछ रहे थे। सर, मुझे खबर मिली है कि इलाके में कुछ दुश्मन मुल्क के घुसपैठिया घूम रहे हैं।
खबर पक्की है सर। मैं उनकी तलाश में जा रहा हूँ सर। अगर कुछ पता लगता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ सर। और फिर मैं उस रोशनी की तरफ बढ़ चला। काफ़ी दूर चलने के बाद आखिर मैं उस रोशनी तक पहुंचा। वो रोशनी ढलान के नीचे से आ रही थी। मैं ढलान के ऊपर चुपचाप लेट गया और किनारे से छुप कर नीचे झांक कर देखने लगा। और फिर मुझे वो चीज़ दिखाई दी जिससे तेज रोशनी निकल रही थी। और उस रोशनी में एक और उस रोशनी में एक रेंगती हुई चीज़ भी दिखाई दी, जो अचानक फन फैलाकर जमीन पे सीधा खड़ा हुआ। ये एक काला भयंकर नाग था। मैं जीवन में पहली बार नागमणि और एक मणिधारी नाग को देख रहा था। उस नाग ने अपना फन इधर उधर घुमाया और अचानक उसे मणि की तरफ ले गया और रोशनी बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। शायद उसने मणि को निगल लिया था। मैं चुपचाप वहीं लेटा रहा। फिर थोड़ी देर बाद मुझे वो रोशनी फिर से दिखाई दी। उस रोशनी में मैंने उस नाग को गौर से देखा। वो नाग सच में बहुत खतरनाक लग रहा था। उस रोशनी में बहुत सारे कीड़े उड़ रहे थे। वो नाग उन कीड़ों को पकड़कर खा रहा था। उन कीड़ों को पकड़ते हुए वो नाग मणि से काफी दूर चला जा रहा था और फिर वापस लौटकर मणि की तरफ आ रहा था। ऐसा उसने 2-3 बार किया। मैं चुपचाप लेटा हुआ ये सब देख रहा था। मैंने अपनी जिंदगी के कई साल जिस चीज़ को ढूंढने में लगा दिए थे और बहुत ढूंढने पर भी मुझे वो नहीं मिली, और अचानक आज वो चीज़ अब मेरे सामने थी। और फिर मैंने फैसला कर लिया कि मुझे वो मणि चाहिए। और मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो उस नाग को मार दूं, या फिर वो नाग उस मणि से दूर जाता है तो उसे उठाकर वहां से भाग जाऊं। मैं अपनी गन लेकर नहीं आया था, तो उस नाग को मारना काफ़ी रिस्की था। और फिर अगर वो नाग बचकर मणि को लेकर निकल भागा तो फिर उसे ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता। इसलिए मैंने उसे मारने का प्लान कैंसिल कर दिया। अब मैं दबे पांव नागमणि की तरफ बढ़ा। मैं उसके काफी नजदीक पहुंचकर चुपचाप जमीन पर लेटा रहा। फिर जैसे ही मैंने देखा कि वो नाग कुछ दूर चला गया है, मैंने बिजली की फुर्ती से लपक कर उस मणि को उठाया और भागते हुए उसे अपनी पैंट की जेब में अंदर छुपा कर रख लिया। मैं अपनी पूरी जान लगाकर उस रेतीले और पथरीले मैदान में भागा जा रहा था। भागते भागते मेरी धड़कनें काफी तेज हो गईं। काफी दूर तक भागने के बाद अचानक मुझे अपने पीछे एक अजीब सी फुफकार और सरसराने की आवाज आई। जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो नाग बिजली की तेजी से मेरी तरफ गुस्से से फुफकारता हुआ आ रहा था। मौत मेरी तरफ तेजी से आ रही थी और मैं जान बचाकर भागा जा रहा था। हड़बड़ी में मैं किस तरफ भागा जा रहा था मुझे खुद नहीं मालूम। सामने दूर तक बस रेतीला मैदान था। आखिर भागते भागते मुझे एक तरफ खंबे पे लगी लाइट दिखाई दी। मैं उस तरफ तेजी से भागा। वहां एक बड़े से मैदान के किनारे एक छोटी बिल्डिंग बनी थी, और वो कौन सी जगह थी मुझे नहीं मालूम। पर उस जगह पर बीच मैदान में एक पूल जैसा कुछ बना था जो पानी से भरा था। मैंने अपने पीछे देखा, वो नाग चीखते हुए मुझसे थोड़ी दूर पर ही था। मैं घबरा कर हड़बड़ी में उस पानी से भरे पूल में ही उतर गया। वो नाग भी लगभग उस पुल तक पहुंच ही गया था, और मुझे अपनी मौत मेरी तरफ आते हुए दिख रही थी। अपनी तरफ आते हुए उस नाग को देखकर अचानक ही मेरे मुंह से एक मंत्र निकला। आखिर मैं सपेरा जो ठहरा। मैंने जल्दी से मंत्र पढ़कर अपने हाथ और पानी में फूंक मार दी। ऐसा मैंने 3-4 बार किया, और वो नाग पुल के किनारे आकर रुक गया। उसने जैसे ही पूल के पानी में उतरने की कोशिश की, एक झटके से वो पीछे सरक गया। ये मेरे ये मेरे मंत्र का असर था। मेरी जान में जान आई। तब मैंने सुस्ताते हुए चारों तरफ देखा। मैं पानी से लबालब भरे पूल में बीचों बीच खड़ा था। पूल में पानी मेरी कमर तक भरा हुआ था। पूल के आसपास चारों तरफ 3-4 बिजली के खंभे थे, और इस पूरे एरिया में अच्छी खासी रोशनी थी। पर इस वक्त यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था।
और तब मेरे कानों में वो दिल दहलाने वाला शोर पड़ा। वो नाग पुल के चारों तरफ बिजली की तेजी से चक्कर काट रहा था और फन उठाकर बुरी तरह चीख रहा था। कई चक्कर काटने के बाद वो एक जगह रुका और मेरी तरफ देखते हुए तेजी से फन उठाकर चीखने लगा। और मैं बीच पानी में खड़े होकर ये भयानक मंजर देख रहा था। अब उस नाग ने अपना फन जमीन पर पटक कर अब उस नाग ने अपना फन जमीन पर पटक कर तेजी से चीखना चालू कर दिया और हवा में तेज शोर सा गूंजने लगा। आसमान में बिजली चमकने लगी और देखते देखते पुल के चारों तरफ बहुत से सांप जमा हो गए। और कुछ ही देर में पुल के चारों तरफ पूरा मैदान बड़े छोटे जहरीले भयानक सांपों से भर गया। इतने सारे भयंकर नाग और सांपों को एक साथ इकट्ठा मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा था। इनमें बहुत से अजीब सांप ऐसे थे जिन्हें आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था। और फिर उस मणिधारी नाग के साथ साथ वो सारे सांप भी जमीन पर अपना फन पटक कर चिल्लाने लगे। तो कुछ नाग पुल के चारों तरफ घूमने लगे। ये भयानक मंजर देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। बिजली चमक रही थी और आसमान में मेरी मौत का इंतजार करते हुए यमराज मुझे साफ साफ दिखाई देने लगे। इतने सारे सांपों के बीच एक पतला, सुनहरा और चमकदार सफेद रंग का छोटा सांप भी था जो मणिधारी नाग के पास आया। पहले उसने मणिधारी नाग के फन को छुआ, फिर पूल के पानी में तेजी से फुफकार मारी और ऐसा उसने 3-4 बार किया। पानी में उस जगह मुझे कुछ बुलबुले उठते हुए दिखाई दिए। उस छोटे नाग को देखकर आसपास सभी सांपों ने भी पानी में फुफकार मारना शुरू कर दिया और देखते ही देखते पूल के पानी में बुलबुले उठने लगे और पानी में से भाप उठने लगी और मुझे अपने पैरों में जलन महसूस हुई और धीरे धीरे मेरे पैर जलने लगे और मुझे असहनीय पीड़ा होने लगी। थोड़ी देर बाद मेरा वहाँ खड़ा होना भी मुश्किल हो गया। मुझे लगने लगा कि अब बस मैं मरने वाला हूँ। मेरे शरीर में कमर तक का हिस्सा बुरी तरह जल रहा था और आखिर मेरा दर्द बर्दाश्त के बाहर हो गया। मुझे लगा अब मेरे पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, नागमणि को वापस करना। हालांकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, पर कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी से बढ़कर नहीं हो सकती। मैंने उसे जेब से निकाला और हाथ में लेकर देखा। एक तेज रोशनी चारों तरफ फैल गई। वो नागमणि सच में अद्भुत थी। मेरी कमर में लगा वॉकी टाकी अचानक बज उठा। हेलो अल्फा। सर, मैं फंस गया हूँ, मैं घायल हूँ और मेरी जान खतरे में है। मुझे तुरंत बैकअप चाहिए। मैंने उन्हें तुरंत अपनी लोकेशन बताई। कप्तान साहब ने तुरंत कुछ लोगों को वहाँ से रवाना कर दिया मुझे बचाने के लिए। अब मैं सोच रहा था कि क्या मुझे यहाँ उन लोगों के आने का इंतज़ार करना चाहिए। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी और इससे पहले कि मैं बेहोश होकर इस जहरीले पानी में डूब जाता, मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर नागमणि को पूल से बाहर की तरफ उछाल दिया। और मेरी किस्मत से वो पूल से बाहर नागों के बीच गिरने वाली थी। एक बहुत बड़े नाग ने फन उठाकर उसे अपने मुंह से हवा में ही कैच कर लिया। ये मेरे लिए एक और आश्चर्यजनक दृश्य था। जैसे ही उस नाग ने नागमणि को कैच किया, वो मणिधारी नाग उस नाग की तरफ फुर्ती से लपका और उसके मुंह से नागमणि को छीनकर उसे निगल गया। अब पलटकर उसने फिर से मेरी तरफ देखा और जोर से फुफकारा। दूसरे सभी नागों ने भी ऐसा ही किया। फिर धीरे धीरे वो मणिधारी नाग शांत हो गया और उसके बाद सारे सांप तेजी से वहां से चले गए और पूरा वातावरण शांत हो गया और अब मुझे वहां एक भी सांप नजर नहीं आ रहा था। खतरे को टल गया देखकर मैंने बेजान हो चुके अपने पैरों को आगे बढ़ाया और पूल से बाहर निकला। पर पूल से बाहर निकलते ही मैं बेहोश हो गया और जब मैं होश में आया तो 3 दिन बीत चुके थे और लगभग एक हफ्ते बाद मैं बोलने के काबिल हो पाया। मैंने अपने साथियों को नागमणि के बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने उन्हें यही बताया कि घुसपैठियों का पीछा करते हुए मैं उस पूल में गिर गया था जो कि जहरीला था। मेरा कमर से नीचे का हिस्सा बिल्कुल काला पड़ चुका था और मुझे नॉर्मल होने में कई महीने लग गए थे। मुझे आर्मी से रिलीव कर दिया गया और अब मैं एक सिविलियन हूँ और एक मॉल में एज ए सिक्योरिटी इंचार्ज काम करता हूँ।
तो दोस्तों ये थी नागमणि की एक सच्ची घटना। दोस्तों अगर आप भी नागमणि की किसी ऐसी सच्ची घटना के गवाह बने हैं तो मेरे साथ वो घटना ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। और आपको ये घटना कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसे ही एक रहस्यमयी कहानी को लेकर।